नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को। मध्यकालीन इतिहास एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खासकर अगर आज हम जो लेकर आए हैं, आज क्या हमारा जो प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है वो रेलवे के एग्जाम्स को लेकर चल रहा है स्पेशली। इसमें से अगर बात करें हम एएलपी की, एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरपीएफ आदि सभी एग्जाम्स के लिए ये हमारा सेशन चलता है। ठीक है, तो रात के 9 बजे ये हमारा सेशन रोज होता है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, फारसी विद्वान अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? आपको बताना है कि फारसी विद्वान अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर महमूद गजनवी? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ये किसके शासनकाल में आया था बताइए, या फिर किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? ये आया था महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी ही था। ठीक है, इसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर उसका जो प्रथम आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अभियान माना जाता है वो माना जाता है काठियावाड़ के तट पर जो सोमनाथ मंदिर था उसकी लूट का, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था? बताइए, भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था? चंगेज खान, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर नादिर शाह? क्या होगा इसका सही जवाब? मयूर सिंहासन के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किस शासक ने भारत से मयूर सिंहासन को छीन लिया था। ठीक है, तो इसकी बात करें अगर, वो कौन सा शासक था? वो था नादिर शाह। ठीक है, कौन था? नादिर शाह वो शासक था जिसने भारत से मयूर सिंहासन को छीन लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह की बात करें तो वो ईरान का शासक और अफसरीद वंश का संस्थापक था। 1739 में उसने शाहजहां द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी छीन लिया था। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था? आपको बताना है जो अहमद शाह अब्दाली भारत आया था वो किस देश से आया था? मंगोलिया से, भारत से, अफगानिस्तान या फिर तुर्की से? कहाँ से आया था अहमद शाह अब्दाली? वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो ये किस देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली ये आया था अफगानिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1767 के मध्य भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। 1761 में मराठों के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध भी अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। वह दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और उसने आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली को जो आधुनिक अफगानिस्तान है उसका संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? चोल वंश, दिल्ली सल्तनत, चालुक्य या फिर गुप्त वंश ने? किसने समाप्त किया काकतीय वंश को? फटाफट से आंसर बता दीजिए आप लोग। तो काकतीय वंश के समापन की बात करें तो काकतीय वंश का जो समापन था वो किया था दिल्ली सल्तनत ने। किसने किया था? दिल्ली सल्तनत ने काकतीय वंश का समापन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। काकतीय राजवंश जिसको तेलुगु राजवंश भी बोलते हैं, अब की जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना का जो कुछ हिस्सा है उस पर शासन किया था। ठीक है, काकतीय शासन 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया था जब वारंगल पर गयासुद्दीन तुगलक ने कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया?
गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, आपको ये बताना है। 1290 से लेकर 1322, 1206 से लेकर 1223, 1321 से लेकर 1334 और 1266 से लेकर 1287। बताइए किस दौरान जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो इसे उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है, या मामलुक राजवंश का सुल्तान था। मामलुक वंश को जो है गुलाम वंश भी बोलते हैं, और गुलाम वंश का जो प्रसिद्ध सुल्तान सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाब वंश का जो गुलाब वंश था उसका संस्थापक भी था। तो बात करें यहाँ पर अगर हम गयासुद्दीन बलबन की, तो वो किस दौरान गद्दी पर बैठा था, तो वो 1266 से लेकर 1287 के बीच गद्दी पर बैठा था। इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीर अल खैल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद आमतौर पर वफादार का कमांडर या फिर वफादारों का नेता किया जाता है। निम्नलिखित में यह किसे उपाधि दी गई थी, बताइए। जो अमीर अल खैल की उपाधि थी वो किसे दी गई थी? जमालुद्दीन याकूत को, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को, मुइज़ उद्दीन बहराम को, या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद को? किसको दी गई थी अमीर अल खैल की अरबी उपाधि? सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये उपाधि किसको दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी जमालुद्दीन याकूत को। इसको जमालुद्दीन याकूत को ये उपाधि दी गई थी। जमालुद्दीन याकूत के बारे में अगर बात करें तो ये एक अफ्रीकी सिद्धी गुलाम से कुलीन व्यक्ति बना था, जो भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सम्राट जो रजिया सुल्तान थी उसका करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था? बताइए किसने महमूद खिलजी को हराया था और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया था या विजय स्तंभ का निर्माण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद गढ़वाक ने, राणा संग्राम सिंह ने, या फिर राणा कुंभा ने? किसने महमूद खिलजी को हराया था, बताइए। तो ये किसने हराया था महमूद खिलजी को? ये हराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, किसने हराया था? राणा कुंभा ने इनको हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा मेवाड़ क्षेत्र के महाराणा और सिसोदिया परिवार का के एक राजपूत थे। ठीक है, सारंगपुर की लड़ाई में 1437 में राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था। मांडलगढ़ की लड़ाई और बनास की लड़ाई उनके बीच लड़ी गई दो अन्य प्रमुख लड़ाइयाँ थीं। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कृति स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, या फिर रजिया सुल्तान? बताइए कौन सा शासक था जो कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था? तो ये कौन सा शासक था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था ये? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो वो प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, और इसका जो जनरल मलिक काफूर था उन्होंने एक स्थायी सेना की भी शुरुआत की थी। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नकद में भू राजस्व एकत्र करने के लिए भूमि की माप का आदेश भी दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बात करें तो ये 1296 से लेकर 1316 तक शासन इन्होंने किया था दिल्ली पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? इनमें से कौन सा कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं लगाया गया था? आवास पर कर, लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर, या फिर मवेशियों पर कर? बताइए कौन सा कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक हुआ करता था।
और ये अपनी सैन्य कौशल, प्रशासनिक सुधारों और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सत्ता को केंद्रित करने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता था। इसने जो खराज होता है, किसानों से वसूला जाने वाला भूमि कर जिसको कहते हैं, जजिया यानी कि गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला चुनाव कर, और चराई कर और घरी कर, घरी और चरी कर जिसको बोलते थे, उसको लगाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यात किए गए सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार भी बनाया था, जिसका नाम शेरे अदल था। ठीक है, तो शेरे अदल की भी स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगर इसमें बात करें कि कौन सा कर नहीं लगाया था, तो लघु उद्योगों पर कर इसने नहीं लगाया था। ठीक है, किस पे कर नहीं लगाया था? तो लघु लघु उद्योगों पे कर इन्होंने नहीं लगाया था। बाकी अगर बात करें, आवास पे भी लगाया था, कृषि पर भी लगाया था और मवेशियों पर भी लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश के शासन काल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। बताइए, किसके शासन काल के दौरान निर्मित जो बेगमपुरी मस्जिद है उनकी नई राजधानी थी? ठीक है, और जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद भी थी। मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? इसकी यहाँ पर बात हो रही है, आपको बताना है। तो किसके शासन के काल के दौरान ये निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासन काल में ये निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा बनवाया था। उन्होंने तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किया था। गियासुद्दीन तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी का नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया था? बताइए, चांदी और सोने की जगह धातुओं की जो सस्ती धातुएं थी उनकी सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? किसने शुरू किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग? सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था एम्बेटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से ऑप्शन डी को हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। ठीक है, या गयासुद्दीन तुगलक या फिर मलिक जो संस्थापक था तुगलक वंश का, उसका सबसे बड़ा पुत्र था। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया था। इसने तुगलकाबाद शहर के निकट आदिलाबाद में एक छोटा सा किला भी बनवाया था। इससे पहले और दूसरे शहरों को दीवारों से जोड़कर जहांपनाह यानी कि दिल्ली का चौथा शहर भी बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण या फिर संदर्भ योग्य नहीं है? बताइए, कौन सी कृति मुगल भारत से संबंधित यहाँ पर नहीं है मुगल भारत के इतिहास से? शाहनामा, शाहजहांनामा, अकबरनामा या फिर आलमगीरनामा? कौन से मुगल भारत के इतिहास को नहीं बताती है? आपको ये बताना है, इनमें से कौन सी बुक है, फटाफट से बताइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर शाहजहांनामा की, ठीक है, शाहजहांनामा हो गया, आलमगीरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया, ये तीनों ही जो पुस्तकें हैं ये मुगल भारत के इतिहास को संदर्भित करती है, यानी कि मुगल भारत के इतिहास को बताती हैं। लेकिन जो शाहनामा है ये मुगल भारत के इतिहास को नहीं बताती है। शाहनामा 977 ईस्वी और 1010 ईस्वी के बीच जो फारसी कवि फिरदौसी हुआ करते थे, जो कि महमूद गजनवी द्वारा संरक्षित थे, यानी कि उनके दरबार में रहते थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। यह ग्रेट ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ठीक है, और शाहजहांनामा की बात करें तो ये तो मुगल सम्राट जो हुआ करते थे शाहजहां, उनके बारे में लिखी गई रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था?
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1652, 1653, 1655 या फिर 1656 में? बताइए कब निर्माण कार्य पूरा हो पाया दिल्ली की जामा मस्जिद का? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो ये 1656 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1656 में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? बताइए, गैर मुस्लिम मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? शरीयत, शफीआई, जाहिलिया या फिर जजिया? यहाँ पर सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी इस क्वेश्चन को आपने बखूबी पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, सभी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम जो होता है, रेलवे के एग्जाम्स में बातों को बहुत ज़्यादा घुमा के बोला जाता है। ठीक है, और जो वनडे एग्जाम्स और दूसरे वाले होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, उसमें क्वेश्चन वही पूछता है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जो गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाया जाता था, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था जजिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? जजिया बोला जाता था। ठीक है, गैर जो मुस्लिम हुआ करते थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखें अगर, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। इसे 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। बाकी अगर यहाँ पर देखें शरीयत की, तो शरीयत एक इस्लामिक कानून होता है जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक के अधीन विदेशी यात्री भारत आया सही सुमेलित है? बताइए, इसमें जो दिया गया है इसमें से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। कौन जो विदेशी यात्री था, किसके दरबार में आया, आपको बताना है। जैसे कह रहा है औरंगजेब, जो औरंगजेब के दरबार में मनूची आया था, शाहजहां के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, जहांगीर के दरबार में मनूची आया था, अकबर के दरबार में सर थॉमस रो आया था। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, कौन सा सही है? तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो जगह पर मनूची दिया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में मनूची दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में मनूची दिया गया है। तो दोनों के दरबार में तो मनूची आएगा नहीं, तो बाकी अगर हम देखें तो ऑप्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि जहांगीर के दरबार में आया होगा या तो औरंगजेब के दरबार में आया था, इन्हीं दोनों में आपको लगाना है अपना दिमाग। तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा सही है? तो मनूची जो कि एक इतालवी यात्री था, ठीक है, और ये आया था औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आया था? ये औरंगजेब के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार की अगर बात करें तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था कौन? जो जॉन जार्डन हुआ करते थे, सर थॉमस रो हुआ करते थे, कैप्टन हॉकिंस हुआ करते थे, पिएत्रा डेला वेला हुआ करते थे। ये सभी जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है, और रॉल्फ फिंच की बात करें तो रॉल्फ फिंच जो था वो अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? बताइए, 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने कौन सा प्रांत बनाया था? अवध, बंगाल, हैदराबाद या फिर मैसूर? सही जवाब क्या होगा बता दीजिए। क्लास को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो अगर बात करें निजामुल मुल्क की, तो इसने हैदराबाद शहर की स्थापना किया था। हैदराबाद बाद प्रांत की स्थापना स्थापना इन्होंने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निजामुल मुल्क आसफ जाह, इन्हें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन क्षेत्र के शासक के रूप में नियुक्त किया गया था और अंततः उन्होंने आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। इसने 1947 में भारत की आज़ादी तक हैदराबाद राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? बताइए, गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद बाबर को मिली थी? आपको ये बताना है। काबुल के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद,
खानवा के युद्ध के बाद या फिर घाघरा के युद्ध के बाद? कौन से युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी? तो ये किसकी बाद मिली थी? ये मिली थी खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और मुगलों के बीच ये एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद, दिल्ली या फिर आगरा? बताइए, कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? ये कौन सा शहर था? ये शहर था फतेहपुर सीकरी। कौन सा शहर था? फतेहपुर सीकरी। इसको अगर देखा जाए तो विजय का शहर भी बोलते हैं। किसका शहर? विजय का शहर बोलते हैं, क्योंकि इसको जो अकबर था उसने गुजरात विजय पर बनाया था। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1571 और 1573 के बीच में अकबर ने इसे जो है बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय का शहर इसको बोलते हैं, और यहीं पर बुलंद दरवाजा भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? जो अकबरनामा है कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में, 4 में, 2 में या फिर 5 पुस्तकों में? बताइए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी बेवरेज ने। ठीक है, और ये पुस्तक अगर देखा जाए तो 3 पुस्तकों में डिवाइड है। कितनी पुस्तकों में? 3 पुस्तकों में ये विभाजित है अकबरनामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पुस्तकों में अगर बात किया जाए पहली पुस्तक की, तो पहली पुस्तक में अकबर के पूर्वजों का वर्णन दिया गया है। दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाएं दर्ज हैं, और तीसरी आईने अकबरी है। ठीक है, तीसरी जो है वो आईने अकबरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? रजिया सुल्तान ने, दुर्गावती ने, रूपमती ने या फिर चांद बीबी ने? बताइए, किसने लड़ाई लड़ी थी? तो ये किसने लड़ी थी? ये लड़ी थी चांद बीबी ने। ठीक है, चांद बीबी ने अहमद शाह की जो अहमदनगर थी उसकी लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चांद बीबी कौन थी? तो ये आदिल शाह प्रथम, जो कि बीजापुर का सल्तनत की ये पत्नी हुआ करती थी। सम्राट अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध अहमदनगर की रक्षा के लिए इन्होंने 1595 में युद्ध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था वह किस राज्य में स्थित है? बताइए, तख्त ए अकबरी सिंहासन जो था वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सही जवाब क्या होगा बताइए? कहाँ पर अकबर को ताज पहनाया गया था? तो ये किस राज्य में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको पंजाब में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? पंजाब में आपको ये मिल जाएगा। पंजाब में जो गुरदासपुर जिला है वहीं पर आपको मिल जाएगा। गुरदासपुर जिले में एक स्थान है काला नौर। ठीक है, कहाँ? काला नौर स्थान है, वहीं पर जो है इसको ताज पहनाया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था, जिसे जमीन कलाम यानी कि सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वो कौन था? अबुल फजल था, दसवन था, मोहम्मद हुसैन था या फिर बसावन था? कौन था बताइए, जिसे सुनहरी कलम की उपाधि मिली हुई थी? क्या होगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। ये अकबर के नौरत्नों में ही था। बताइए कौन था? तो ये था मोहम्मद हुसैन। कौन था?
मोहम्मद हुसैन था, जिसे सुनहरी कलम की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अबुल फजल की बात करें तो ये भी नवरत्नों में से थे। ठीक है, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था। मतलब सुलह कुल का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। सार्वभौमिक शांति होती है, धार्मिक समानता होता है, आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता होता है, या फिर लैंगिक न्याय होता है। सुलह कुल का क्या मतलब होता है, आपको ये बताना है। सुलह कुल की जो नीति थी वो अकबर द्वारा अपनाई गई थी, आप सभी को पता है। और सुलह कुल का जो मतलब होता है वो होता है सार्वभौमिक शांति। क्या होता है? सार्वभौमिक शांति इसका तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम संत थे। कौन? कौन एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था? बताइए। सीकरी का जो निर्माण किया गया था वहीं पर ये एक संत थे, मुस्लिम संत। उनका नाम आपको बताना है। ये कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी थे, शेख सलीम चिश्ती थे, या फिर बाबा फखरुद्दीन थे। कौन था बताइए। तो ये कौन थे? ये थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे और ये अकबर के समकालीन थे। उनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर के प्रांगण के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? बताना इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था। अबुल फजल, इब्न मुबारक, फ़कीर अजीउद्दीन, उस्मान अली खान, राजा टोडरमल। बताइए कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। अकबर के अगर 9 रत्नों में बात करें जो कौन कौन था, तो पहले थे तानसेन जो कि एक संगीतकार थे। अबुल फजल थे जो कि मुख्य सलाहकार जिनको कहा जाता है। फैजी थे, फैजी एक कवि थे। राजा मान सिंह थे, ये प्रमुख सेनापति थे अकबर के। राजा टोडरमल थे जिनको वित्त मंत्री बनाया गया था अकबर की सेना में या फिर अकबर के राज्य में। मुल्ला दो प्याजा थे, ये भी सलाहकार थे। हकीम हुमाम हुआ करते थे जो कि एक चिकित्सक थे। अब्दुल रहीम खान खाना हुआ करते थे जो कि बैरम खान का बेटा था और रक्षा मंत्री भी था। और बीरबल थे, ये सभी अकबर के 9 रत्नों में से थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो कौन नहीं था, तो उस्मान अली खान नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं था? उस्मान अली खान नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। पहला कथन दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। दूसरा कथन है, इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा कथन है, वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। और चौथा कथन है कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया और अपने पिता को आगरा में अपने महल में ही सीमित कर दिया। बताइए कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला कथन है कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। ये बात एकदम राइट है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो निरंतर गिरता चला गया। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। और सत्ता के लिए अपने संघर्ष में इसने जो दारा सिकोह था उसको पराजित भी किया था। तीसरा जो कथन यहाँ पर दे रखा है, कौन सा कथन, कि वो शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, तो यही गलत हो जाता है। ठीक है, वो दूसरा पुत्र नहीं था। दूसरे पुत्र की अगर बात करें तो जो मुमताज महल और जो शाहजहां थे उनके अगर दूसरे पुत्र की बात करें तो वो था शाह सूजा। कौन था? शाह सूजा इनका दूसरा पुत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के निमंत्रण पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? बताइए कौन से गुरु हैं इसमें जिसके निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां ने अमृतसर की नींव रखी थी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु हर राय जी, या फिर श्री गुरु अर्जुन देव जी? कौन थे बताइए। तो सही जवाब की बात करें, सही जवाब हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, इन्हीं के निमंत्रण पर जो स्वर्ण मंदिर था उसकी आधारशिला रखी गई थी। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का भी संकलन किया है। 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत बात करें तो गुरुमुखी जो लिपि थी वो गुरु अंगद ने किया था। और गुरु गोविंद जी की बात करें तो गुरु गोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को मार डाला गया था, इसमें से कौन से ईयर में इनको मार डाला गया था? 1718 में, 1716, 1715, या फिर 1717 में? बताइए कौन से ईयर में इनको मार डाला गया था? अगर इनकी बात करें तो फरूख सियर जो कि मुगल सम्राट था, उसके आदेश पर बंदा सिंह बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई थी। और वो एक सिख सैन्य नेता थे जिन्हें वर्तमान हरियाणा के लोहगढ़ में सिख राज्य की राजधानी की स्थापना भी इन्होंने किया था। वो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके शिष्य हुआ करते थे। और इन्होंने समाना का युद्ध था जो जो 1709 में था, उसमें वजीर खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना को भी हराया था। और इनकी अगर फांसी की सजा की बात करें तो ये 1716 में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कब दे दी गई? 1716 में इनको फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5 सिख तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? सिख धर्म में 5 तख्त होते हैं। ठीक है, उन तख्तों में से इसमें आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। पहला है श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा। दूसरा है श्री पटना साहिब पटना का। तीसरा है श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली का। और चौथा है श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर का। कौन 5 तख्तों में से शामिल नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। फटाफट से आंसर छाप दीजिए आप लोग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो दे रखा है श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली वाला, तो ये देखा जाए तो 5 तख्तों में शामिल नहीं है जो सिख धर्म के प्रमुख तख्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1783 में सिख सैन्य नेता बाघेल सिंह धालीवाल द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 11 मार्च 1783 को किया गया था। 5 सिख तख्त होते हैं वो कौन से होते हैं? 5 सिख तख्त को शाही सिंहासन भी बोला जाता है। और ये कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है अकाल तख्त साहिब, दूसरा है तख्त श्री दमदमा साहिब, तीसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, चौथा है तख्त श्री हुजूर साहिब, और पांचवा है तख्त श्री पटना साहिब। तो ये 5 तख्त हो गए सिख धर्म के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, या फिर पंजाब में? कहाँ मिलेगा किला मुबारक स्मारक? बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। किला मुबारक की बात करें तो यह स्मारक सिख महल वास्तुकला की एक पहचान है जिसे राजा दब ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ठीक है, पंजाब के भटिंडा में ये स्थित है किला मुबारक स्मारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1680 में शिवाजी का पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा था। तो शिवाजी के पुत्र के बारे में आपको बताना था कि शिवाजी का पुत्र कौन है इसमें से? साहू, बालाजी, संभाजी, बाजीराव, जिसने अपने ही भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, वो कौन है आपको बताना है।
तो बात करें इसकी संभाजी की, तो ये संभाजी थे जिन्होंने अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीता था और सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो संभाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में देखें तो मराठा परिसंघ एक प्रारंभिक आधुनिक भारतीय साम्राज्य था और बाद में यह एक संघ बना जो 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और जो मराठा साम्राज्य था इसका जो आदर्श वाक्य हुआ करता था वो हर हर महादेव था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? बताइए, औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था? जय सिंह को, मान सिंह को, बहादुर शाह जफर को या फिर आदिल शाह को? किसको भेजा था शिवाजी को मारने के लिए? तो ये किसको भेजा था? ये भेजा था जय सिंह को। ठीक है, जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जय सिंह एक मुगल सरदार के रूप में अपनी जो सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तिरुमाला राय प्राचीन मंदिर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का के संस्थापक थे? बताइए, जो तिरुमाला राय थे प्राचीन भारत में किस वंश के संस्थापक थे ये? सालुआ, संगम, तुलुक, अराविदु? किस वंश के संस्थापक हैं बताइए? तिरुमाला राय। तो तिरुमाला राय की बात करें तो ये अराविदु जो वंश था उसके संस्थापक थे। किसके? अराविदु वंश के। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अराविदु दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। ठीक है, तिरुमाला राय ने विजयनगर साम्राज्य के अराविदु राजवंश की स्थापना किया। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में राम राय की मृत्यु के बाद तिरुमाला राय युवा सदाशिव राय के शासक बन गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? जो बुक्का प्रथम था वो किस राजवंश का संस्थापक था? अराविदु का, सलुवा का, संगम का या फिर तुलुव का? किस वंश का संस्थापक था बुक्का? तो हरिहर और बुक्का के बारे में आप सभी जानते हैं और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी और ये संगम राजवंश से थे। इस राजवंश से संगम राजवंश की स्थापना इन लोगों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो अन्य राजवंश हैं उसमें देखा जाए तो सलुआ राजवंश जो कि 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। तुलुव वंश 1491 से लेकर 1570 तक रहा। अराविदु राजवंश जो कि 1542 से लेकर 1646 तक रहा और जो कि विजयनगर का अंतिम राजवंश भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर का अंतिम राजवंश कौन है? तो वो है अराविदु। इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उस इंजीनियर का क्या नाम है जिसने हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया था? बताइए, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कौन से इंजीनियर को जाना जाता है? एडवर्ड बार्लो, मैथ्यू बोल्टन, कर्नल कॉलिन मैकेंजी या फिर जेम्स एटकिंसन? बताइए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? इसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। इसको कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी की बात अगर करें तो ये एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1815 में इन्होंने भारत का प्रथम महासर्वेक्षक का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना जिसे ब्लैक होल इंसिडेंट भी जाना जाता है कहाँ पर हुई थी? ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था आपको ये बताना है। सूरत में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, कलकत्ता में या फिर मद्रास में हुआ था? कहाँ पर काल कोठरी की घटना हुई थी जो कि 1756 में हुई थी? काल कोठरी की जो घटना थी इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और ये बात करें तो जो ये घटना है ये भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान हुई थी और बहुत ही दुखद घटना थी जब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब उसने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्ट विलियम पर हमला किया था, कैदियों को रात भर एक छोटे से कमरे में रखा गया था जिसे ब्लैक होल कहा जाता था। और इस कमरे में कहा जाता है कि बहुत कम जगह होने के कारण यहाँ पर जो हवा थी वो बहुत कम मात्रा में बची थी, जिससे जो अंग्रेज थे वो बहुत अधिक मात्रा जो संख्या में वो मर गए थे। ठीक है, तो ये ब्लैक होल की घटना कही जाती है और ये कहाँ पर हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी ये घटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? बताइए। जो अहमदुल्ला शाह थे उन्होंने हेनरी लॉरेंस को कौन सी लड़ाई में हराया था? बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, चिनहट की लड़ाई में या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई में? तो यहाँ पर आपका जो मेथड चलेगा वो एलिमिनेशन मेथड चल सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो बक्सर की लड़ाई के बारे में भी जानते हैं, प्लासी की लड़ाई के भी बारे में जानते हैं और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पर काम कर जाएगा और सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? चिनहट की लड़ाई। ठीक है, चिनहट की लड़ाई हुई थी जिसमें जो अहमदुल्ला शाह था उसने हेनरी लॉरेंस को हराया था। ये कब हुआ था? 30 जून 1857 की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिनहट, जो कि लखनऊ और बाराबंकी के बीच में पड़ता है और इस्माइलगंज क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर, वहीं पर ये लड़ी गई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व अवध के जो मुख्य आयुक्त थे हेनरी लॉरेंस कर रहे थे। विद्रोही सेना का जो नेतृत्व कंपनी के सेना के एक विद्रोही अधिकारी बरकत अहमद ने किया था। बरकत अहमद ने 5,000 सैनिकों की विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। उसके अधीन अहमदुल्ला शाह भी सेनापति था। युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनहट की लड़ाई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जो बंदरगाह थे वो नष्ट कर दिए गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो गया था। लोग मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। और चौथा कह रहा है कोई नया भवन और संस्थान विकसित नहीं किया गया था। इनमें से कौन सी घटना घटी थी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद? बताइए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल बंगाल के नवाब थे उनकी सेनाओं के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध का परिणाम ये हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर वास्तविक रूप से एकाधिकार कर लिया था और राजनीतिक वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया। इस युद्ध ने देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का विस्तार अपना शुरू कर दिया था इस युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को कब बचाया? बताइए। जुलाई 1771, जुलाई 1781, जुलाई 1780 या फिर जुलाई 1761 में? बताइए, कब हैदर अली को हराकर मद्रास को बचाया था? तो ये हुआ जो घटना हुई थी ये हुई थी कब? जुलाई 1781 में। ठीक है, जुलाई 1781 में ये घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। हैदर अली की बात करें तो हैदर अली 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बना था और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से लेकर 1784, हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला किया था और अरकोट पर अपना कब्जा कर लिया था। 1781 में कर्नल बैली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जुलाई 1781। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा किस वर्ष दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नागरिक मामलों का फैसला करने पर अधिकार प्रदान कर दिया गया था? बताइए, इसमें से कौन से ईयर में ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, वो भी मुगलों के द्वारा? 1765, 1800,
1680 या फिर 1715 में। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा 1765 में। ठीक है, 1765 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है, क्या हुआ था, बक्सर युद्ध जो हुआ था उसी के बाद से ऐसा अधिकार इनको मिल गया था। बक्सर युद्ध ब्रिटिश और संयुक्त सेना यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब तथा शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय द्वारा ब्रिटिशों को वार्षिक धनराशि के बदले में इलाहाबाद और कोरा जिलों में दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि जो 16 अगस्त 1765 में हुई थी, यह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवि और भगवान कृष्ण की भक्त थी। वर्तमान समय में ये किसकी एक राजपूत राजकुमारी थी बताइए। आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, गुजरात की या फिर राजस्थान की। कहाँ की ये एक राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भक्ति आंदोलन में भजन की शुरुआत करने वाली पहली महिला हुआ करती थी। इनके भजन ब्रज भाषा में रचे गए थे। ठीक है, और इनकी बात करें तो ये राजस्थान के राजपूत की राजकुमारी थी। कहाँ के, राजस्थान के राजपूत की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसफ उद दौला द्वारा निर्मित जो असाफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है बताइए। असाफी इमामबाड़ा आपको कहाँ पर मिलेगा, बीजापुर में, दिल्ली में, आगरा में या फिर लखनऊ में। कहाँ पर है असाफी इमामबाड़ा। असाफी इमामबाड़ा को अगर देखें तो इसे बड़ा इमामबाड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा भी बोला जाता है। तो बड़ा इमामबाड़ा से आप समझ गए होंगे ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ में ये आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका केंद्रीय जो हाल है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार कक्ष कहा जाता है। बाहर से एक सीढ़ी भूल भुलैया की एक श्रृंखला की ओर जाती है जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, दास बोध मुख्य रूप से डैश के लेखन और उपदेशों का संकलन है। किसका संकलन है, दास बोध, कबीर का, रामानुज का, चैतन्य का या फिर समर्थ रामदास के। किसके उपदेशों का संकलन है दास बोध। तो दास बोध की बात करें तो ये समर्थ रामदास, जिनको संत रामदास भी कहा जाता है, उनके उपदेशों का संकलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ था। ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, इसका निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ, 1641, 1651, 1632 या फिर 1621 में। कब हुआ था ताजमहल का निर्माण। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसे 1920 में राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक भी घोषित कर दिया गया था। तो दो डेट्स आपको और याद रखनी है। एक तो इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया और दूसरा ये कि दिसंबर 1920 में इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1632 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1632। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये बनकर कब तैयार हुआ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बनकर कब तैयार हुआ। तो बनकर तैयार हुआ था 1648 में। ठीक है, 1632 से लगभग शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बर्दवान का राजा कौन था बताइए। बर्दवान के राजा उस समय कौन हुआ करते थे जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। मेहताब चंद, तेज चंद, अबू रे या फिर संगम राय, कौन थे बताइए। बंगाल का स्थायी जो बंदोबस्त था यह एक निश्चित राजस्व एकत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता था। ठीक है,
ये एक जमींदारी व्यवस्था थी और इसे 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और ब्रिटिश भारत के दौरान अगर और भी भू राजस्व प्रणालियों की बात करें तो एक महलवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी जो कि 1822 के आसपास थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी 1820 के आसपास थी और तालुकदारी जो व्यवस्था थी यानी कि बड़े जमींदार और एक मालगुजारी भी व्यवस्था हुआ करती थी। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बर्दवान के राजा कौन थे? तो उस समय बर्दवान के जो राजा थे वो तेज चंद हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? तेज चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिकित्सक भारत आया और 1794 से 1815 तक बंगाल चिकित्सा सेवा में सेवारत रहा? भारत के कई विविध क्षेत्रों में इसने अग्रणी सर्वेक्षण अन्वेषण भी किया था। बताइए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, फ्रांसिस बुकानन, सर विलियम जोन्स। बताइए किसके बारे में ये बात हो रही है? और यहाँ पर भी आप अपना जो ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड का वो अपना सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि आप विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स के बारे में बखूबी पढ़ रखे हैं। तो जिसे अगर आपको यहाँ नया लग रहा हो, हालांकि आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन फिर भी अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी अगर चाहे तो इसका आंसर निकाल सकता है। और इसका आंसर जो है वो है फ्रांसिस बुकानन। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बुकानन हो जाएगा। इसे वेलेजली जो थे भारत के गवर्नर जनरल, उनका प्रसिद्ध सर्जन भी माना जाता है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्हें भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी याद किया जाता है। विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फ्रांसिस बुकानन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑटोमन, कॉलिन मैकेंजी, बर्नियर, अबुल फजल। सर्वेयर जनरल क्या होता है? तो सर्वेयर जनरल बोलते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख को। ठीक है, किसको बोलते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख को बोलते हैं सर्वेयर। तो बताना है आपको सर्वेयर इनमें से कौन था। तो ये था कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, 1815 में ये कॉलिन मैकेंजी था जो सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में के सर्वेयर जनरल भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख होते हैं जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आता है। और इन्हें बात करें अगर तो 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन 1815 में यह पद समाप्त कर दिया गया था। और इन्होंने दक्षिण भारत का पहला प्रामाणिक भौगोलिक मानचित्र भी तैयार किया था। किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। ठीक है, फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। गैस गांव को किले के लिए एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। बताइए, जो फोर्ट विलियम किला था इसके लिए कौन से गांव को एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था? एयरपोर्ट को, दुर्गानगर को, मयूरगंज को, या फिर गोविंदपुर को? बताइए, जहां पर ये फोर्ट विलियम किला है वो एक गांव था जिसे बाद में स्थल घोषित कर दिया गया। तो कौन सा गांव था बताइए। फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलियम थर्ड के नाम पर निर्मित है। यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़े गए प्लासी के युद्ध का केंद्र था। और यहीं पर वो हुआ था ब्लैक होल की घटना भी। ठीक है, और ये गांव कहाँ पर है? ये गांव है गोविंदपुर में। ठीक है, किस गांव का नाम है ये? गोविंदपुर गांव का नाम है जिसे किले के रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया? लाल किला, ताजमहल, आगरा के किला, हुमायूं का मकबरा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा की, तो आप फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए बिना देर किए हुए। तो ये कौन सा किला है या फिर कौन सा स्थान है, स्थल है, विश्व धरोहर स्थल? वो है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल की डिज़ाइन की बात करें तो ताजमहल का जो डिज़ाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। तो इस बात को भी याद रखिए, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है
ये ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था, डिजाइनर था, वो कौन था? तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में मैसूर प्लेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? किस राजवंश का आधिकारिक निवास हुआ करता था मैसूर पैलेस? चालुक्य, वाडियार, पल्लव या फिर चोल? सही जवाब क्या होगा बताइए। ये कौन सा वंश था? ये वंश था वाडियार वंश। ठीक है, वाडियार वंश ये हुआ करता था, जिसका आधिकारिक निवास मैसूर पैलेस था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जिसे माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास ये स्थित है? अदीना मस्जिद, शाही अटाला मस्जिद, नखोदा मस्जिद या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? कौन सी मस्जिद है जो कुतुब मीनार के पास है और इसे दिल्ली की पहली मस्जिद बोला जाता है? तो ये मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और इसके निर्माण की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद थी, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी मस्जिद है, तो इस बात का भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? विजय टावर कौन सा है भारत में सबसे ऊंचा? कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज, झूलता मीनार, विजय स्तंभ? सही जवाब क्या होगा बताइए। और ये भी बताइए जो विजय टावर है वो कहाँ पर है? तो विजय टावर जो कि भारत में सबसे ऊंचा है वो है बुर्ज। ठीक है, जो फतेह बुर्ज है वो सबसे ऊंचा है भारत में, और इसे विजय टावर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में ये पड़ता है। छप्पर चिरी के युद्ध में मुगल सम्राट वजीर खान पर बाबा बंदा बहादुर सिंह की विजय की ये याद दिलाता है। ठीक है, जो बहादुर सिंह थे, बंदा बहादुर सिंह, उन्होंने जब विजय प्राप्त किया था वजीर खान पर, जो मुगल सम्राट थे, उसी की ये याद दिलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिए ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राबिया उद दौरानी के नाम से भी किसे जाना जाता है? बताइए, राबिया उद दौरानी के नाम से किसे जाना जाता है? जगत गोसाई को, दिलरास बानो बेगम को, अस्मत बेगम को या फिर नूरजहां को? किसे राबिया उद दौरानी भी बोला जाता है? तो ये कौन थी? ये थी दिलरस बानो बेगम थी। कौन थी? दिलरस बानो बेगम को क्या बोला जाता है? राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी जो उपाधि है वो इनको इनके मरने के बाद मिली थी। बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का दफन स्थान भी है। अस्मत बेगम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अस्मत बेगम कौन है? इनको अगर देखा जाए तो इत्र के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। जो इत्र की जो सबसे पहले अगर निर्माण की बात करें तो अस्मत बेगम ने किया था। और अस्मत बेगम जो थी, मुगल बादशाह जहांगीर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा ग्यास, उनकी पत्नी थी। और जो नूरजहां थी उनकी ये माँ थी। ठीक है, तो अस्मत बेगम नूरजहां की माँ है। ठीक है, और ग्यास बेगम की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, मीर जाफर ने, फिरोज शाह बहमनी ने? किसने किया बहमनी साम्राज्य की स्थापना? तो किसने किया? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो इसे किया अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तुर्की सेनापति था। ठीक है, और 1347 में इसने बहमनी सल्तनत की स्थापना किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? मतलब किसको देखकर जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था? जयपुर में जल महल, जयपुर में सिटी पैलेस, झुंझुनू में खेतड़ी महल या फिर उदयपुर में लेक पैलेस? किसको देखकर बनाया गया था जयपुर में हवा महल, या फिर किससे प्रेरित होकर ये बनाया गया था जयपुर में हवा महल? हवा महल की बात करें तो इसे विंड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो निर्माण था 1770 में भोपाल सिंह ने, सॉरी
जो इसमें सही जवाब है वो है झुनझुन खेतड़ी महल। और झुनझुन खेतड़ी महल जो था, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण था झुनझुन खेतड़ी महल का, वो 1770 में भोपाल सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हवा महल के निर्माण की बात करें, ठीक है, जो हवा महल है उसका निर्माण जो था वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसे पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? पैलेस ऑफ ब्रिज भी बोला जाता है। और ये 1799 में बना था। हवा महल कब बना था? 1799 में ये बना था और इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, कल्याणी, मैसूर या फिर देवगिरी? बताइए क्या थी होयसल साम्राज्य की राजधानी? होयसल साम्राज्य एक प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने राजा साला द्वारा स्थापित 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया था। और होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो बेल्लूर थी। ठीक है, बेल्लूर, इसको बोलते हैं द्वार समुद्र को। ठीक है, और बाद में विजयनगर सहित कई और शहरों पर भी इसकी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? द्वार समुद्र थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बंगाल यानी कि बांग्लादेश सहित और बिहार में मूर्तियों के लिए कौन सी शैली का उपयोग किया गया था? कौन सी शैली का उपयोग किया गया था बंगाल और बिहार में जो मूर्तियां बनी थी? पाल शैली, आर्यन शैली, गुप्त शैली या फिर मुगल शैली? कौन सी शैली का यूज किया गया था? तो कौन सी शैली का यूज किया गया था? ये यूज किया गया था पाल शैली का। ठीक है, इस शैली का, पाल शैली का यूज किया गया था। और पाल वंश के संस्थापक की बात की तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ करता था। ठीक है, जब और पालों को कई बौद्ध मठ स्थलों का भी संरक्षक माना जाता है। उस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय वंगा शैली को व्यक्त करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल शैली। अगला क्वेश्चन है, 1600 से लेकर 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर ने जो है, मियाँ मीर जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा से, पंजाब से, कर्नाटक से या फिर उत्तर प्रदेश से? कहाँ से संबंधित थे मियाँ मीर, आपको ये बताना है। मियाँ मीर की अगर पहचान की बात करें तो इनका जो पूरा नाम था बाबा सैन मीर मोहम्मद साहब था। क्या नाम था? बाबा सैन मीर मोहम्मद साहब। इनकी पहचान कादरी संप्रदाय की मियाँ खील शाखा के संस्थापक के रूप में किया जाता है। मियाँ मीर ने क्या किया था? स्वर्ण मंदिर की आधारशिला भी रखी थी। इसके बारे में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। और ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से? पंजाब से ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर या फिर बे इन स्तंभाल गुड़ी यानी कि हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव कौन से राजवंश से थे? बताइए, चोल वंश से, चालुक्य, काकतीय या फिर पल्लव? कौन से वंश से थे रुद्रदेव? तो रुद्रदेव की बात करें तो ये काकतीय वंश से थे। किससे? काकतीय वंश से थे रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाता है। रुद्रेश्वर, जिसको रामप्पा मंदिर बोला जाता है, इसका निर्माण 1223 ईस्वी में किया था और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कौन है वो? कोच्चि किला है, आगरा किला है, मांडू किला है या फिर गोलकुंडा किला है? बताइए। इसे काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया और उसके बाद 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश ने भी इसका पुनः निर्माण किया था। तो ये कौन सी किले की बात हो रही है? ये बात हो रही है गोलकुंडा के किले की। किसकी बात हो रही है? गोलकुंडा के किले की। गोलकुंडा के किले का निर्माण काकतीय राजवंश द्वारा करवाया गया था। और ये गोलकुंडा किला है कहाँ? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहे होंगे
और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको जानने को मिले होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो आई होप रिवीजन आपका अच्छा खासा हो गया होगा। ठीक है, तो हर रोज़ जुड़िए इसी तरह हमारे साथ, रात के 9 बजे और दोपहर के 3 बजे भी हमारे साथ आप लोग जुड़ा करिए। वहाँ पर भी हम स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, पीसीएस हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।